पढ़ाई में मैंने क्या किया अपने डिस्ट्रैक्शन को उठाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। तो बड़ा मैक्सिमम बच्चों का क्या है, बैकलॉग, और बैकलॉग ही सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। फिर सब्जेक्ट में डाउट होता है, फिर टीचर पे डाउट होता है, और जब एग्जाम देते हैं तो खुद पे डाउट होता है। नहीं है कि मैं जो है वीडियो लेक्चर देख के लिख लूं तो मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, उनको सॉल्व करने में कई बार हम लो फील करते हैं, कम आत्मविश्वास महसूस होता है, कई बार कई दिक्कतों का सामना हम करते हैं। जिन जिन परेशानियों को हटाना है, उन सारी परेशानियों को हटाने के लिए सिर्फ एक बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वर्ड अपन बोल सकते ओवर थिंकिंग। ऐसा कहते लोग करते हैं। हाँ, तो अब इसको खत्म तो कर नहीं सकते, है ना। इसको कम करने के कुछ तरीके बताता हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर अपने को बात करनी चाहिए। इसका एक शानदार सॉल्यूशन है। हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सभी लोग, और कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया। सभी को टेंशन हो रही होगी थोड़ी सी, नीट एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल पास। बैठ जाओ बैठ जाओ। हो रही है टेंशन? कोई टेंशन नहीं है, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। देखो सर, है ना, नीट एग्जाम बिल्कुल पास में, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो आप में से कोई भी बालक, कोई भी बच्चा बताना चाहेगा आज अपन क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण आज क्यों मिल रहे हैं? आज कारण है बेटा, आपके सामने टॉपिक लिखा है नीट समाधान। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, नीट समाधान के बारे में, कि जो नीट एग्जाम आपका आने वाला है मई के अंदर, कुछ ही टाइम बचा है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशंस को लास्ट टाइम देना चाहिए कि जिससे नीट में अच्छे नंबर आ पाए। क्योंकि कारण क्या है कि अब जब स्टार्टिंग में जब आए थे आप लोग, मई में, जून में, जुलाई में, जब भी आपने एडमिशंस लिया, तो तब तो आपके काफी अच्छे नंबर भी आ रहे थे, है ना, और कॉन्फिडेंस भी बहुत था और एनर्जी भी फुल थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। कुछ बच्चे के डाउट्स आ रहे होंगे, वो सारे डाउट्स भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, आपसे बातें करेंगे, डाउट्स पूछेंगे, वो सारी बातें होंगी। तो बात करते हैं। तो बेसिकली यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है, दो पॉइंट को लेके। एक तो हिंदी मीडियम को लेके, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगता है कि हम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे हम बैकवर्ड हैं, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज अ मीडियम। वो सिर्फ क्या, एक मीडियम है बस। उसको जो है दो यानी कि लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज है। और तो प्रॉब्लम तो भी आनी नहीं चाहिए कहीं भी, ठीक है। पेपर आपको देखते हैं कि दोनों ही लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी में भी आता है एज वेल एज इंग्लिश में भी आता है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं कि प्रॉब्लम आती कहाँ पे है, ठीक है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो भी रेंज है वो 500-600 के एबव यानी कि जो है लाई कर रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ कि जैसे कई स्टूडेंट है, तो उनका जैसे मान लो कि पिछला 10 यानी कि जो है, अगर मैं टेस्ट का रिजल्ट देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे के 500 नंबर है, तो उसके मुश्किल से 510 होंगे या 490 होंगे। ऐसा क्यों? सर मैं एक जवाब देना चाहूंगा, इसका एक ही कारण है। कारण क्या है, ओनली नीट स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, वो ये मान लेते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हो सकता। उन्होंने आसपास की एनवायरनमेंट से सुन लिया होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का क्या होता है, रिजल्ट आता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है। या कई जगह वो देख भी लेते हैं कि कई जगह क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रमोट कर रहे होते हैं और हिंदी मीडियम वाले को लगता है कि यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, अपने आप पर विश्वास इतना होना चाहिए कि अगर टीचर भी ये बोले कि बेटा तेरे से सिलेक्शन नहीं होगा, पेरेंट्स आपको बोले तेरे से अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो तू छोड़ दे, या आपको आसपास के दोस्त बोले कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो तू छोड़ दे या तेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, मुझे 100% नीट का कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, या फिर मुझे करना है तो नीट ही करना है और मैं करके ही रहूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। ये कॉन्फिडेंस किस में होना चाहिए, टीचर में या आसपास के लोगों में या आप में? अगर ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है, तो कॉलेज आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसका मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया है। तो ये इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, मैटर ये करता है कि आपको अपने आप पर विश्वास है या नहीं है। कल को आपको इतना ही विश्वास है कि सामने वाले ने बोला, सर ने बोला कि बेटा आपका ये फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, तेरे से तो नहीं हो पा रहा, छोड़ दे, या आपके आसपास के लोगों ने बोला कि बेटा तेरे तो बायोलॉजी वीक है, तेरे से तो होगा ही नहीं, छोड़ दे, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं गिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए अपने आप में, उससे भी ज्यादा होना चाहिए, बल्कि उसको ये बोलकर के आना चाहिए कि तेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा तो 100%
होगा ही होगा। मैं 100% अगली साल मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने वाला हूं या वाली हूं, है ना। वो डिसाइड कर लेना आप कौन हो, वाला हूं, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? ये तो इसी बात को लेकर के आज हम दोनों टीचर्स आपके सामने आए हैं। मैं रविंद्र अग्रवाल फिजिक्स फैकल्टी, ठीक है, और सर अपने नितेंद्र सर केमिस्ट्री फैकल्टी। किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं? नीट समाधान। और इस पर हम लोग क्या बात करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, वो सारे बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपने जो है रियलाइज भी किया होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि आपके लगभग 180 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 180 करनी होती है आपको, तो कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप छोड़ के आते हैं? ऐसा होता है क्या? होता है क्या ऐसा? चलो अच्छा है। दूसरा, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा है, ऐसा होता है? अच्छा, एक और होता है, चलो अच्छी बात नहीं होता है। तो एक पॉइंट और आता है कि जैसे मान लो अगर आपने जो है क्वेश्चन किया, आपने देखा कि ये जो है क्वेश्चन जो है मान लो कि 2 टेस्ट पहले आ गया या 3 टेस्ट पहले आ गया, पहले मेरा गलत था, इस बार भी गलत हो गया, ये होता है क्यों? नहीं, बात ये है कि जैसे अब जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पूरा जो है पता होना चाहिए कि जैसे आज मैंने पेपर दिया, तो आज जैसे मान लो कि मेरे जो है उसमें 140 या 150 मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मान लो कि 160 कर लिए, 20 क्वेश्चन रिमेनिंग हो गए, या उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन है गलत हो गए, तो उन सबको हमें जाके करना क्या है? एनालिसिस। लेकिन आप करते हैं? नहीं करते, ये गलत बात है, ठीक है। तो अब इसी बात पे अपन जो डिस्कस करते हैं कि इंप्रूवमेंट, जो मार्क्स तो आते रहेंगे, जो आपकी एक रेंज है वो बनी हुई है आपके मन की, ये ऐसा ही, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है कि मैंने जो है सोच रखा है कि मेरे जो है पिछले जो है उसमें टेस्ट में मान लो 520 मार्क्स आए थे, यार इस बार भी उतनी आने हैं, ऐसा अपन सोच के आते हैं। 500 नंबर आते ही लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, 550 आ गए तो बहुत खुश। लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन लाने के लिए 550 या 600 में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो आप कर ही रहे हो, मेहनत लेकिन सही लेवल पे करनी पड़ेगी। मेहनत आप कर रहे हो ना, मेहनत कहीं और कर रहे हो तुम लोग, मेहनत करने का ये पता है क्या? अगर ओरिएंटेशन सही होगा और मेहनत उतनी ही हो तो हो सकता है कि रिजल्ट यानी पॉजिटिव आए, वो आपके ऊपर है। नई बात समझ बेटा? ठीक है, तो बेटा अपन अब शुरू करते हैं। आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, आप लोग की जो समस्याएं हैं, तकलीफें हैं जो आप झेल रहे हैं, ठीक है, उसका क्या कंक्लूजन है, किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई को आगे करना चाहिए आने वाले कुछ समय में। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने इतने समय में ये कर लिया था फर्स्ट रैंक आ जाओगे, है ना, 45 दिन में कुछ कर लिया था फर्स्ट रैंक आ जाओगे, सेकंड रैंक आ जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आ सकते हो। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब कॉन्फिडेंस है एक्सटर्नल वाला मोटिवेशन हो कि इंटरनल मोटिवेशन हो। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, कौन सा? विकास यादव का स्टूडेंट था, और अंतिम यादव। इंटरनल मोटिवेशन होना जरूरी है ना, अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है। तो वो विश्वास अगर आप में है, सेल्फ मोटिवेट अगर आप हो, तो 100% नीट एग्जाम आपसे क्रैक होना ही होना है, चाहे आसपास के लोग कितना ही आपको क्या कर ले, डीमोटिवेट कर ले, लेकिन आप डीमोटिवेट होने वाले हो ही नहीं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इतना ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए, किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ बड़ा बोलो। सर मेरी फ्रेंड है ना। तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, वो कल हमारे पास आई। कल तुम्हारे पास आई, वो क्या करने? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, ठीक है डिस्कशन, वो जनरल, एक जनरल पॉइंट था, ठीक है। हाँ, बातें बतियाने आई थी। बातें बतानी आई थी, ठीक है। वो मेरे को बोली थी जी, वो बोली थी कि आरती मेरे को तेरे से सिर्फ एक बात करो, इसको कोई भी वो होता है तो मेरे को बोलती है। बोलती थी, मतलब कर में कुछ भी बात होगी तुम्हें बताती है वो? अरे सर कोचिंग वाला। अच्छा ठीक है। वो बोली कि आरती हम 600 क्रॉस तो कर गए ना। आरती, हाँ ठीक है, ठीक है, 600 हाँ, मतलब बात कर गए, लेकिन उसमें हम कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं। कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं, हाँ, वो वापस मतलब डाउन जा रहे हैं। कभी डाउन चल जाता है, कभी हल्का सा 600 के पास आ जाता है, फिर डाउन चल जाता उस है, टाइम हम भी थोड़ा ऐसे थे, मेरे को मत बता, जाके ठीक है। सर लोगों को बता, वो अभी आई भी थी, लेकिन वो ऐसे खुद ही हो रही थी, मतलब ऐसा होता है ना कि समाधान है तो खुद ही पीछे भागो, तो वो चली गई कि मेरा सर ठीक है। चली गई। ठीक है, तो बेटा उसके बारे में बताना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल समझ गए बेटा, इतना तो हम समझ जाते हैं। देखो बैठ जाओ बैठ जाओ, इसके बाद एक और
ये क्वेश्चन जो डाउट इसका है, भले ही ये क्वेश्चन इसकी फ्रेंड का हो, लेकिन मैं जानता हूं ये क्वेश्चन इसका खुद का भी होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं ऑलमोस्ट सर सबका ये क्वेश्चन 100% होगा ही होगा। कारण ये है सुनिएगा, जब हम जून के मंथ में एडमिशन लेते हैं या जब नीट एग्जाम क्रैक करके 12वीं के साथ दे करके या फिर 11वीं के बाद जब 12वीं में आते हैं, तो हमारे सपने काफी हाई होते हैं, हम पूरी एनर्जी से भरे होते हैं और एक ही मोटिव होता है कि इस साल क्या करना है, नीट एग्जाम क्रैक करना है, फोड़ देना है। और जैसे ही कोचिंग में आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, घर पे जाते नोट्स लगाना शुरू, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, डेली डाउट पूछ रहे हैं। कौन से महीने में? जून वाले महीने में, जब आपने एडमिशन लिया ही है। एडमिशन लिए 1 महीना हुआ है या 2 महीने हुए हैं। जैसे वो समय बीतता जाता है, उस टाइम तो नंबर आ रहे होते हैं 600, 650, उस टाइम लगता है कि हमारा नीट एग्जाम क्रैक, टॉपर अपन ही है ना, कोई टॉपर ही नहीं है ना, नीट एग्जाम अपन ही क्रैक करने वाले, पूरी रैंक आने वाली फर्स्ट, ठीक है। वो ये कॉन्फिडेंस चल रहा होता है। कौन से महीने बेटा? 1 या 2 महीने तक। जैसे समय बीत रहा होता है, कोर्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा होता है। टीचर्स आपको लगातार बोल रहे होते हैं कि रिवीजन करना बंद नहीं करना है, लेकिन जैसे उन दिनों में नंबर आए आपके 600 या 550 या 650 कभी आ गए, 630 आ गए, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ा, बच्चे में क्या करना शुरू कर देगा, वो धीरे धीरे आलकस करना शुरू कर देता है कि आज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आज मेरे घर पे मौसी की शादी है, चला गया। अब मौसी की शादी है या फिर घर में किसी शादी आ गई, मामा की, या कोई और काम हो गया, कभी तबीयत खराब हो गई, या फिर बाहर आ गया, हवा लग गई बाहर, है ना, कुछ नए बना लिए, समझ पा रहे ना। तो अब अगर नए बना लिए आप लोगों ने और उन चीजों में अगर लग गए, तो नए बनाने में लगोगे तो एनर्जी कहां जा रही है? नए बनाने वाले में जा रही है। तो वो एनर्जी पहले कहां लग रही थी? पढ़ाई में। अब वो एनर्जी कहां चली गई? और मैं फिजिक्स का मास्टर, तो फिजिक्स का मास्टर क्या कहता है? एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। अब वो वहां नहीं लग के अगर यहां लग गई तो आउटपुट तो कम होगा ही होगा, एफिशिएंसी कम होगी। और वही आपके साथ हो रहा है, रियलिटी में वही हो रहा है। आप अपना समय जो उस टाइम पर मई जून में पूरा 100% पढ़ाई को दे रहे थे, वो अब 100% की जगह आप 70% भी नहीं दे रहे हो। उसका 20%, 10% कहां जा रहा है? बताना शुरू करता हूं। 10% आपको कहां जा रहा होगा? सोचने में जा रहा होगा, क्या नीट एग्जाम आ गया, मेरे तो बहुत सारे का बैकलॉग पड़ा है, 11th का बैकलॉग है, 12th में 4 चैप्टर नहीं करे, उन मास्टर का समझ में ही नहीं आया था, इसका यूट्यूब से ये देख लेता हूं, इसका वन शॉट कर लेता हूं। एक ही चैप्टर को, एक ही टॉपिक को 3-3 टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, अलग-अलग एक ही टॉपिक को अलग-अलग जगह देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। अपने सिलेबस को, अपनी स्टडी को, अपनी एनर्जी को जहां लगाना चाहिए, जो जून के महीने में एक ही जगह लगा रखा था, उसको एक जगह लगा रखा कि डिवाइड कर दिया? पहला काम तो वो गड़बड़ कर दिया, जिससे क्या हो गया? बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। दूसरा, आप लोग क्या हो गए हो? आपका कॉन्फिडेंस धीरे क्या हो गया है? कम हो गया है। और कम होने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन आपने जून में फोकस करा था, जुलाई में फोकस किया था, वो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो? कम करते जा रहे हो, होपलेस होता जा रहा है, डिमोटिवेट होते जा रहे हो। तो पहला काम तो आप ये करिए बेटा बालकों और बालिकाओं, कि पहले तो अपने आप में मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, और अपने सिलेबस को, जितना आपका नीट का सिलेबस है, जो आपके टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, वो टॉपिक आपको पता है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे टॉपिक यहां से पढ़ना है, तो केवल वहीं से ही पढ़िए। अब आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड जो भी है ना, जो भी आपके फलाना दोस्त है, अगर वो आपको बोल दे कि नहीं ये टॉपिक इसने बढ़िया नहीं पढ़ाया, इसने शानदार पढ़ाया है, तो आप ये नहीं कि उसको बंद करो और उसको स्टार्ट करो, ये काम नहीं करना है। अगर आपने इससे पढ़ लिया है, इसके नोट्स हैं, उस पर विश्वास रखिए और उसको क्या करिए? रिवाइज करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार या बार बार, जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ना शुरू होगा। और जैसे ही वो एनर्जी तो 30% आप वेस्टेज कर रहे हो, वापस अगर पढ़ाई में लगा दोगे, तो आप विश्वास मानिए आपका जो रिजल्ट, जो पहले 600 आ रहा था, जो 500 जा रहा है, 550 जा रहा है, वो वापस से कितना आना शुरू हो जाएगा? 600 के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बस करना क्या है? जो एनर्जी वेस्टेज कर रहे हो कहीं और, वो एनर्जी वापस कहां लगानी है? पढ़ाई में लगानी है। सोचने में समय खराब नहीं करना है, ठीक है? पॉइंट समझ में आ गया? डीमोटिवेट नहीं होना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है। और जहां से टॉपिक पढ़ लिया है, जहां से नोट्स बने हुए हैं, जहां से समझ में एक बार आ गया है, बस उसी को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये टॉपिक यहां से समझ में आ गया, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला है ना, अब मेरे फ्रेंड ने बोला है तो उसके बाद में कभी टाला? आज तक नहीं डाली, टाल नहीं सकता, कि नीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं करना है। अपन को वो टॉपिक जहां से पढ़ लिया,
बस उसको वहीं पर बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर बेटा यहां तक का? और बताइए, और अपने डाउट्स पूछिए। नहीं, एक मिनट और। अब जैसे मान लो कि आपके पास दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो वो पार्ट है जो आपका स्ट्रांग है, यानी कि जो आपको आता है, और एक वो पार्ट है जो आपका वीक है। अब जैसे मान लो मेरा एक पार्ट स्ट्रांग है, तो उसको मुझे लगता है कि यार मेरे को तो आता है, मैं इसको बाद में देख लूँगा, ठीक है। अब जो मेरा वीक है, अरे यार आता ही नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आए। ये आपकी यानी कि जो है आप सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो करना क्या है कि दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पहले पार्ट में क्या करना है कि जो हमें अच्छे से आता है तो उसे अच्छे से और रिवाइज करें, उस पर और अच्छे से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। दूसरा कौन सा पॉइंट रहेगा, जो मेरे को नहीं आता या जिसमें मुझे प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, तो उसका हमें सॉल्यूशन भी यानी कि जो है देखना होगा, समझ रहे हो। और यही आपको करना होगा, क्योंकि ये नहीं मालूम है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी क्वेश्चन की, कोई नहीं कह सकता। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उस जो है टॉपिक को या चैप्टर को या कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको किस तरीके से यानी कि जो डील करते हो उसके साथ। बताओ। आप जो स्टडी करते थे, हाँ, आप भी डिस्ट्रैक्ट होते थे, मैं तो आज तक हो रहा हूँ। ये लाइफ है। मैं तो आज, आपने क्या किया? अच्छा पढ़ाई में मैंने क्या किया अपने डिस्ट्रैक्शन को उठाने के लिए, ठीक है। बैठ जाओ बेटा। देखो बेटा, इसने जो क्वेश्चन पूछा है डिस्ट्रैक्शन, ये लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। देखो होता है क्या, बताओ। आप में से कितने लोग हैं जो आज भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ईमानदारी से बताना। यही लोग हैं जिनकी 30% एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही, वेस्ट हो रही है ना। और यही लोग क्वेश्चन बाद में क्या पूछते हैं कि क्या करें, पहले नंबर कितने आ रहे थे 600, अब कितना आ रहे हैं 500, है ना। ठीक है, तो बेटा अब सुनिए, डिस्ट्रैक्शन जो होता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन आपको होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये नेचुरल है। आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये नेचुरल है, ये होगा। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, सर के साथ भी डेली हो रहा है ना, सर होता है ना, और आपके साथ भी हो रहा होगा। लेकिन अब आपको ये समझना जरूरी है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो मैं समझता था उस टाइम पर कि जब मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं तो जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है या नीट एग्जाम ज्यादा जरूरी है? दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है? किसके बारे में मुझे ज्यादा सोचना चाहिए? तो अंदर से एक ही जवाब आता था, क्योंकि सपना एक ही था। क्या सपना था बेटा? कि मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि मैं बीटेक हूं, है ना, तो मैं डॉक्टर नहीं बना सकता अपने आपको। तो अगर मैं बीटेक हूं तो मेरा सपना क्या था? केवल मुझे क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। आपका सपना क्या है? मुझे क्या बनना है? तो जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अरे जब आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके माइंड में कोई और आ रहा है, पढ़ाई करते समय, फिजिक्स पढ़ते समय न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो और कोई और सा बल आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब कोई और बल आ रहा है तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है या नीट एग्जाम इंपॉर्टेंट है? न्यूटन लॉ। और अगर आप में ये कॉन्फिडेंस अंदर से है कि मुझे इस साल ही डॉक्टर बनना है, कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है, तो आपके अंदर से एक ही जवाब आएगा कि मुझे कुछ भी करके उसमें बाद में इन्वॉल्व होना है, उसमें बाद में ध्यान देना है। सबसे पहले मेरे लिए कौन है? नीट एग्जाम है, और मुझे कंप्लीटली फोकस किस पे करना है? नीट एग्जाम पे फोकस करना है। पॉइंट समझ आया? तो जब भी डिस्ट्रैक्ट हो तो अपने माइंड में एक बार ये सोचिए, 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और 1 मिनट 2 मिनट आंखें बंद करके उसके बारे में सोचने बैठ जाना। 1 मिनट 2 मिनट के बारे में बंद करके आके ये सोचिए कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा है, कौन सी चीज है जो मुझे बाद में भी मिल सकती है बट जो अभी चीज नहीं मिलेगी, वो कौन सी है? तो अंदर से एक ही जवाब आएगा, वो कौन सी चीज है? नीट एग्जाम हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमारा सपना है, जो अभी मिल सकता है, बाद में मिलने वाला नहीं है। और जो एनर्जी अभी है वो एनर्जी बाद में नहीं होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बड़ा बात समझ आ गई है? क्लियर है ये? तो आपको अपना कंप्लीटली फोकस किस पे लगाना है? फिर नीट एग्जाम पे लगाना है, अपने मेन मोटिव पे लगाना है। 45 डेज में अगर आप 0 लेवल पर हो, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है, आप पहली बार 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो मान लो, तो अगर आप चाहो कि इन 45 दिनों में आप नीट के टॉपर बन जाओगे, वो तो थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल है। फालतू की बातें करना होगा आपको, गुमराह करने वाली बातें हो जाएंगी। ये तो इम्पॉसिबल होगा कि अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, 0 लेवल पर हो, 45 दिन में नीट क्रैक हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया हुआ है, आपके नंबर 400-500 के बीच में आ रहे हैं या 500 से 600 के बीच में भी आ रहे हैं, तो इन 45 दिनों में उस स्कोर को 400 या 500 से बढ़ा करके 600 पार किया जा सकता है, सिलेक्शन की रेंज में आया जा सकता है।
लेकिन जिसको बिल्कुल भी अगर नहीं आ रहा है, जिसने नीट का प्रिपरेशन ही पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है, वो तो 45 दिन में क्रैक नहीं कर सकता, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। चांसेस हो सकते हैं कि लक कुछ भी हो जाए, बट बाय लक वो संभावना उसकी क्या है, कम है। लेकिन जिसके रेंज 400 से किसके बीच में है, 600 के बीच में है, या नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, 11वीं में उसने अच्छे से पढ़ा है, 12वीं में अच्छे से पढ़ा है, या ड्रॉप भी अगर लिया तो उसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, लेकिन अभी नंबर क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो वो 45 दिन में अगर अपनी स्टडी से तैयार कर ले, अच्छे से फोकस करना शुरू कर दे पढ़ाई में, तो इन दिनों में भी वो नीट एग्जाम को क्रैक कर सकता है, 100% क्रैक कर सकता है। लेकिन बस क्या करना होगा, उसको 45 दिन कंप्लीटली स्टडी ढंग से करनी होगी, फिजिक्स को प्रॉपर टाइम देना होगा, केमिस्ट्री को प्रॉपर टाइम देना होगा, बायोलॉजी को प्रॉपर टाइम देना होगा, और टाइम देने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले उन टॉपिक को करें जो उसके वीक टॉपिक है, जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है उनको क्या करता रहे, वो रिवीजन करता रहे, और जो बिल्कुल नहीं आते उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। और टेस्ट देना बिल्कुल भी नहीं छोड़े, टेस्ट देता रहे, एनालिसिस करता रहे, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो और डाइवर्ट ना हो, कभी इस टॉपिक को कहीं और से कभी किसी और से वो डाइवर्ट ना हो। एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, आपको स्लॉट बनाना पड़ेगा बेटा। स्लॉट क्या बनाना पड़ेगा कि जो मेरा जो बैकलॉग छूटा हुआ है तो उसको मुझे अलग से टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अब जो मेरा बैकलॉग है तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, साथ के साथ वो क्लियर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वीडियो लेक्चर देख के लिख लूँ तो मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंसर्न यानी कि टीचर है उनसे साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस भी करना पड़ेगा, तभी आपका बैकलॉग क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद अब कोई काम ही नहीं है, या कहें कि वो जो सब्जेक्ट ही खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक टाइम टेबल बना लो अच्छा सा। एक मैं जवाब देना चाहूंगा बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करूंगे, थोड़ा सा तेज। नया बैकलॉग हो जाता है, बैकलॉग पुराना क्लियर करते हो तो कौन सा बन जाता है, नया बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा ये वाला पॉइंट हो गया कि मतलब तुम कहीं और जा रहे हो और कोई नया पीछे पड़ रहा है ना, मतलब तुम कहीं और भागना चाह रहे हो और क्या हो रहा है, नया कोई पीछे पड़ता जा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वहां पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं है ढंग से। मैं जो बैकलॉग पहले हो चुका है, अगर उस बैकलॉग को तुमने ढंग से करने की कोशिश की होती और उसी के साथ में जो पुराना जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसमें भी क्या किया होता, साथ में काम किया होता। मतलब ऑब्जेक्टिव आपको ये रखना है कि अगर मान लीजिए बैकलॉग है, ठीक है, 2 चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है, और अभी मेरे को 4 चैप्टर और तैयार करने हैं, या 4 चैप्टर मेरे पढ़ रहा हूं मैं। अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए 4 चैप्टर चल रहे हैं ना, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। पहले तो ये माइंड में सेट करो, जो प्रेजेंट चल रहा है वो क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बैकलॉग। अगर ये माइंड में सेट है तो नया बैकलॉग तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले फोकस किस पे करोगे, प्रेजेंट टॉपिक पर, और साथ में प्लानिंग किसकी रखोगे, बैकलॉग की। तो उसके साथ साथ क्या होगा, प्रेजेंट टॉपिक कवर होगा और बैकलॉग भी पूरा होता चला जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं, प्रेजेंट को छोड़ा, बैकलॉग पे काम शुरू, ठीक है। प्रेजेंट को बाद में देखेंगे, मास्टर तो ऐसे पढ़ाता रहता है ना। फिर जब वो बैकलॉग पूरा हुआ, फिर जब मास्टर ने एक और चैप्टर पूरा कर दिया, फिर वो उस बैकलॉग को कर रहे हैं, फिर अगला चैप्टर पेंडिंग। उससे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट भी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्योंकि क्लास में पढ़ाए हुए को अगर उसी दिन रिवाइज नहीं करते तो वो समझ में नहीं आता है। क्यों सर, ऐसे ही होता है केमिस्ट्री में भी, पढ़ना उसी दिन जरूरी है। तो आप क्या करें, प्रेजेंट टॉपिक को पहले पूरा करें, कौन सा टॉपिक को बेटा, और उसके बाद किसको कंप्लीट करें बेटा, बैकलॉग को, तो जिससे नया बैकलॉग ना बने। तो हमेशा अगर आप बैकलॉग पूरा करेंगे, प्रेजेंट टॉपिक को छोड़ेंगे, तो क्या होगा, बैकलॉग पूरा होगा, फिर नया बैकलॉग बनेगा, बैकलॉग पूरा होगा, नया बैकलॉग बनेगा। लेकिन प्रेजेंट टॉपिक को इंपॉर्टेंस देंगे और बैकलॉग को साइड में करके धीरे धीरे करेंगे तो नया बैकलॉग बनने के कोई चांस ही। और जिस स्टूडेंट का अगर बैकलॉग नहीं होता है ना, उसका सिलेक्शन का रेशियो भी ज्यादा होता है। किसका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होता है, जिसका बैकलॉग नहीं होता, ये सच्चाई है। आप में से जितने बच्चे बैठे हैं, अगर मैं हाथ खड़ा करके पूछ लूं किसने बच्चों का बैकलॉग है, ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों का बैकलॉग है, आज की तारीख में कितने बच्चों का बैकलॉग है। मैक्सिमम बच्चों का बैकलॉग आ रहा है, कुछ तो बताना नहीं चाह रहे शर्म के मारे, है ना। तो बड़ा मैक्सिमम बच्चों का क्या है, बैकलॉग, और बैकलॉग ही सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हो तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन रेशियो अपना बढ़ जाएगा जिसका बैकलॉग है,
और बैकलॉग किसका नहीं होगा? जिसने प्रेजेंट टॉपिक कवर किया होगा। तो प्रेजेंट टॉपिक कवर करोगे तो वो टॉपिक अपना भी स्ट्रांग हो गया। तो बैकलॉग कवर, अगर बैकलॉग बचा तो बैकलॉग को साइड में करते जाइए, प्रेजेंट टॉपिक को इंपॉर्टेंस रखिए, प्रेजेंट टॉपिक पहले, बैकलॉग साइड में, तो नया बैकलॉग बनने को चांस ही नहीं होंगे। ओके बेटा? एक तो सर क्या है ना, बच्चे जो डाउट क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लो टीचर आया, तो टीचर जो है कुछ टॉपिक पढ़ाने लगे, तो पता चला कि एक जो है, जैसे आप बता रहे मौसी की शादी में चले गए। नहीं तो किसी की शादी में चले जाते हैं, मोस्टली जरूरी नहीं नहीं, है, आपने कहा था ना। इनको तो बस पार्ट एंड दिखना चाहिए। हाँ, तो होता क्या है कि पहले टॉपिक में डाउट होता बस, है, और फिर एक कोड होना चैप्टर में चाहिए डाउट होता है, फिर सब्जेक्ट में डाउट होता है, फिर टीचर पे डाउट होता है, और जब एग्जाम देते हैं तो खुद पे डाउट होता है। तो इस डाउट से बाहर निकलो। हाँ, किसका डर बढ़ रहा है बेटा? अच्छा, हाँ हाँ, 35 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं बेटा, पहली बात तो ये जान ले, है ना? तो बेटा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है तेरा। ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम बच्चों ने मेरे से क्लास में भी कई बार पूछा है कि सर लास्ट में हारे का सारा, है ना? तो कुछ बता दीजिए चैप्टर ऐसे कि उन चैप्टर को अगर मैं कर लूं तो फिर से मेरी नैया पार लग जाए। अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बहुत सारे के बोर्ड वाले स्टूडेंट्स आ रहे थे। बैठो बेटा, बैठ जाओ, तुम बैठो, मैं बता रहा हूँ जवाब, है ना? मौका तो दो, क्या वहीं से हो गया ना क्वेश्चन पूरा तुम्हारा? क्वेश्चन अभी और है, और क्या क्वेश्चन है? रात को कितनी देर सोऊं और कितनी देर सब्जेक्ट को पढ़ूं? ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। सुनिए बेटा, बेटा अगर मैं आपको बात करूं, ये अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है? तो काफी सारे के बच्चे आ रहे हैं, काफी बच्चे आ रहे हैं, आपको तो शायद नहीं पता होगा, काफी बच्चे आते हैं, और वो पता है क्या पूछते हैं आकर के कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, 12वीं में पास हो जाऊं। और वैसा ही क्वेश्चन तुम्हारा है कि कुछ चैप्टर बता दीजिए जिससे मैं नीट एग्जाम क्रैक कर जाऊं, है ना? कुछ चैप्टर बता दीजिए। तो देखो बेटा ऐसा है, अगर मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं जो अगर आप कर लेते हो तो चांसेस हैं कि आप नीट एग्जाम में मैक्सिमम हद तक क्वालिफाई कर जाएंगे, 35 क्वेश्चन तो क्रॉस कर ही लेंगे। तो अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूं कि नीट वाले बच्चों को जनरली मैकेनिक्स थोड़ी डिफिकल्ट लगती है 11th वाली, है ना? वो उससे घबराया हुआ रहता है, पता नहीं क्यों राम जाने, बड़ा वो घबराया हुआ रहता है। उसको 12th वाली फिजिक्स क्या होती है, ठीक लगती है, और रियलिटी में देखा जाए तो 12th की फिजिक्स एज कंपेयर टू 11th थोड़ी क्या है, इजी है, आसान है, ऐसा अपन लोग मानते हैं, और है भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चैप्टर आपके अच्छे हैं, जैसे मैं बात करना शुरू करूं 12th क्लास की मॉडर्न फिजिक्स, 12th क्लास की सेमी कंडक्टर, आपका चैप्टर बेटा कौन सा? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो 12th की कौन कौन से फिजिक्स के चैप्टर्स बोले मैंने? मॉडर्न फिजिक्स, सेमी कंडक्टर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, 11th का यूनिट डायमेंशंस एरर वाला चैप्टर जो कि छोटा चैप्टर है और ये स्कोरिंग है। बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ देते हैं कि तो बहुत छोटा चैप्टर है, क्या क्वेश्चन आएगा, तो मेरे लेवल का ही नहीं है, चैप्टर ही मेरे लेवल का नहीं है, अपना लेवल डिसाइड कर लेते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हर साल क्या आता है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो नहीं छोड़ना है चैप्टर को, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग कितने का है, एक क्वेश्चन देके जाएगा। तो अब बड़े चैप्टर के पीछे नहीं भाग करके सबसे पहले कौन से चैप्टर के पीछे भागो? जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो आप आराम से फटाफट से रिवाइज करके उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो। समझ पा रहे हैं? तो आपको पहले छोटे छोटे चैप्टर्स उठाने हैं, लाइक 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स उठा लिए, है ना? जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताए, कुछ चैप्टर्स किसके उठा लिए आपने? 11th के उठा लिए, 11th को उठा लो। जैसे आपने यूनिट डायमेंशंस एरर उठा लिया, ठीक है? डायमेंशन से हर साल नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, डायमेंशन से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल एरर से क्वेश्चंस आ रहा है, तो डायमेंशंस हो गया और एक एरर हो गया। 11th क्लास की फिजिक्स की अगर मैं और बात करने लगूं तो थर्मल फिजिक्स हो गई। थर्मल फिजिक्स क्या है? ग्रेविटेशन पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या है, लिंक करता हुआ। तो आप वो चैप्टर्स पकड़ें जो चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स हैं और जिनको फटाफट से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उनको। और सबसे पहले उन चैप्टर को जरूर रिवाइज करो जो आपको आते हैं ऑलरेडी, पहले उनको करो, और जो जिनमें डाउट्स हैं, जो बिल्कुल ही बैकलॉग है, जिनको जिंदगी में पहली बार पढ़ाई नहीं है, उनकी साइड में थोड़ा थोड़ा उनका वन शॉट की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में उसको रिवाइज करके उनके पीवाई के क्वेश्चंस लगाओ। जो बिल्कुल भी चैप्टर पढ़े नहीं है उनको क्या करिए बेटा, एक बार नोट से फॉर्मूला रिवाइज करके, कॉन्सेप्ट को देख करके उनके पीवाई के क्वेश्चंस लगा के उनके डाउट्स पूछिए, है ना? जिससे क्या होगा, वो जो आपका बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे
और जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है उनको आप अच्छे से क्या करते जाइए, बार बार रिवाइज। लेकिन समय ज्यादा किस में दीजिए, छोटे चैप्टर्स में, बड़े चैप्टर के पीछे मत भागिए। क्लियर हो गया? सर ऐसा नहीं है। अभी अगर हम 2022 नीट का देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, एक ही किसी चैप्टर पर्टिकुलर एक चैप्टर से आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा भी नहीं करना है कि किसी यानी चैप्टर को छोड़ना है। बात ये हो रही है कि अगर जो आपका वीक है, बात ये तो हो रही है कि जो वीक है, तो वीक को स्ट्रांग कैसे करेंगे आप? अब पढ़ने के लिए आपको या तो देखो कारण है कि अगर अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती तो आप पहले उसको सॉल्व कर लिए होते। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप है और आपके टीचर्स है। आप पढ़िए, डिस्कस कीजिए, जो आपका जो वीकनेस है आप उसको स्ट्रांग बनाइएगा, तभी यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर जो है गणेश जी हैं, ऐसे हाथे करेंगे, व्हाइट कलर की रेज निकलेंगी, पीछे चंदा चमके चमचम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ बच्चों, कैसे हो? बहुत खुश नजर आ रहे हो। सिट डाउन प्लीज, बैठिए बैठिए। तो नीट 2024 में अपीयर हो रहे हो आप? इतना हल्का रेस्पॉन्स। नीट 2024 में अपीयर हो रहे हैं आप? आपको पता है सफलता के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को भी तुम इतने कम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो ना। आत्मविश्वास। हाँ, कॉन्फिडेंस, इसको आत्मविश्वास आप करें। इतने कम आत्मविश्वास के साथ बोलने वाली चीज होती नहीं है ये। देखो क्या होता है, विनर होता है ना, उसका अपना एक एटीट्यूड होता है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, विनर का अपना एक एटीट्यूड होता है, उसके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होते। ठीक है? नहीं है? सीना ताने तैनात हो। तो 2-4 पंक्तियां हम पहले बोलेंगे। आपका मैं ये पोटेंशियल, आपकी क्षमताएं, आपकी काबिलियत और आप कितनी क्षमता रखते हैं और कितना मादा, कितना सिलेक्शन के लिए, नीट में अपने सिलेक्शन के लिए कितनी हिम्मत आपके अंदर है, इस बात का पता हम सबसे पहले करेंगे। मेरे साथ बोलोगे 4 पंक्तियां? देखो क्या होता है, सफलता के लिए, सक्सेस पाने के लिए और सफलता के लिए सबसे पहले हमें जो करना होता है वो होता है अपने आप में एक एटीट्यूड लाना। जैसा मैं कह रहा था, विनर का अपना एक एटीट्यूड होता है, उसके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होते हैं। आपको अगर वास्तव में सफल होना है तो सबसे पहले माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। हम किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, आप नीट की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, नीट एग्जाम में जा रहे हैं, जेईई एग्जाम में जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में आप जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके अंदर ये फील, अंदर एक भाव होना चाहिए कि आप विनर हो सकते हैं, आप विजेता हो सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। और अगर ये भाव आप में नहीं है तो फिर आपके सारे प्रयास निरर्थक हो सकते हैं, आपके प्रयासों का कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला क्या जरूरी है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसे छप जानी चाहिए, कुछ चीजें आज से ही अपने रूम में जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां लिख के रख लेना। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, मौत अंत है जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के आने बान धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है। अब आरंभ तो आप बहुत पहले कर चुके, अब आपको प्रचंड करना है। अच्छा, प्रचंड कब करेंगे? 5 मई को। 5 मई को एग्जाम है नीट का आपका। हम एक ओपन सेशन में ये बातें डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम में आपको, जब आप जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखो आती हैं, छोटी बड़ी परेशानी आती हैं। कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, उनको सॉल्व करने में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई बार थोड़ा हल्का महसूस होता है, कई बार हम लो फील करते हैं, कम आत्मविश्वास महसूस होता है, कई बार कई दिक्कतों का सामना हम करते हैं। आपको जिन जिन परेशानियों को काउंटर करना है, जिन जिन परेशानियों को हटाना है, उन सारी परेशानियों को हटाने के लिए सिर्फ एक बात सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। आपको अपना गोल, आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना टारगेट जो है ना वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये आ जाता है कि मेरे पास MBBS करने के अलावा कोई और विकल्प है, तो निश्चित तौर पर आप अपने टारगेट से भटक रहे हैं। क्या MBBS के अलावा ऑप्शन है आपके पास? और अगर ये बात भी आपके दिमाग में आती है तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ आप पर एक प्रेशर या दबाव या तनाव बना देगी। दबाव या तनाव कोई चीज़ होती नहीं है एग्जैक्टली। देखो, पढ़ाई जब हम करते हैं ना, जब हम पढ़ने लगते हैं, चीज़ें हमें आने लगती हैं, हम चीज़ों को ठीक तरीके से करने लगते हैं, तब एग्जैक्टली क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। पढ़ाई कभी भी तनाव और दबाव नहीं देती है।
तनाव और दबाव उस आदमी को महसूस होता है जो कम करता है, जो अपने डेली बेसिस टारगेट जो हैं, जो जितना काम उसको मिला हुआ है वो उतना काम अचीव नहीं करता है, उस काम को वो पूरा नहीं करता, तनाव में और दबाव में वो रहता है। जो अपना डेली का काम डेली फिनिश करता है, जो अपने टारगेट को अचीव करता है, वो कभी भी तनाव और दबाव में नहीं आता। तो बताओ कौन सी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, कौन सी दिक्कतें आपके साथ हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा अपने टारगेट और अपने लक्ष्य के आसपास जाने में रोक रही हैं? कुछ लगता है आपको ऐसा? कुछ नहीं लगता? तो टारगेट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, इतना कीन ऑब्जर्वेशन। हाँ, अर्जुन के तीर की तरह। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जितना बोलने में उतना वास्तव में होना चाहिए, है ना? बोलना अच्छी बात है, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना क्लियरली हम बोलते हैं, जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, हमारे बोलने में और करने में फ़र्क होना नहीं चाहिए। तो कोई डाउट किसी को नहीं है? हाँ, सर जैसे कि मतलब सुबह जब उठते हैं और जब रात को सोते हैं, सुबह उठना ही होता है, रात को सोना ही होता है, इसमें नया क्या? तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, पर जो बीच का समय है उसके अंदर डिमोटिवेट रहते हैं, और जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना वो नहीं आती। मतलब सेल्फ मोटिवेट आप बोलोगे कि सेल्फ मोटिवेट हो, तो वही है कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहे? सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें? देखो, खुद से अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस दिन आप सुबह उठे, जैसे आप कह रहे थे सुबह उठना होता है और रात को सोना होता है, और उस टाइम तो मोटिवेट रहते हैं, तो तुम सोने के टाइम मोटिवेट रहते हो कि उठने के टाइम? सोने के टाइम पे और उठते समय। सोने के टाइम और उठते समय मोटिवेट रहते हैं। सोने से पहले और उठने के बाद। देखो, आपको किसी भी दिन, हाँ, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ सेल्फ मोटिवेशन कैसे है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी अपनी ज़िंदगी में गोल, टारगेट, लक्ष्य जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, अब मान लीजिए मुझे अगर बड़ा आदमी बनना है या कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो डेफिनेटली मेरी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, और उस काम को करने के लिए मैं अपने कितने प्रयास करता हूँ, मेरी क्या रणनीति है, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से मैं उस ट्रैक पे या उस पाथ पे जा रहा हूँ, ये मुझे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत तो होती है आपके अपने गोल में, आपके अपने टारगेट में बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि हम मोटिवेट खुद रहें उस काम को करने के लिए। डे बाय डे अपनी प्रोसेस, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको आप चेक करते रहिए। जैसे आपने आज कोई असाइनमेंट ये लिया, एक काम लिया कि मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर आज सुबह से लेकर शाम तक फिनिश करने हैं। जिस दिन आपने सुबह से शाम तक वो फिजिक्स के 2 चैप्टर फिनिश कर लिए, पूरे कर लिए, उस दिन शाम को नींद बहुत अच्छी आएगी अपने आप में, और सुबह जब उठोगे तो अपने आप ही आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। जिस दिन आप अपने काम को कम करोगे, जिस दिन आप ईमानदारी से अपने साथ काम नहीं करोगे, जिस दिन आप अपने काम में चोरी करोगे, जिस दिन आप अपना काम जितना करना था उतना पूरा नहीं करोगे, डेफिनेटली उस दिन शाम को सोते समय भी और सुबह जागते समय भी आपके दिमाग में तनाव और दबाव महसूस होगा। वो आपके मोटिवेशन को ख़त्म करता है। अपने आप से मोटिवेट आदमी तभी हो सकता है जब उसको ये लगे कि डे बाय डे मैं अच्छा कर रहा हूँ, हर दिन मैं प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ, जितना काम मेरे पास था उस काम को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। आप थक कर सोएं, बुझ कर नहीं। जो बुझ कर सोता है वो पिछड़ता है, जो थक के सोता है वो अगले दिन फिर अपने काम में लगता है और बहुत अच्छा फिर कर जाता है, ठीक है। तो सोते समय मोटिवेट नहीं रहना है, उठते ही मोटिवेट होना है, ठीक है। थैंक यू। और अच्छा, इसी में कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे इसने बोला कि भाई मोटिवेशन अपना टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता है। देखो, अभी मैं मेनली जो बोलूँगा वो नीट का एग्जाम टारगेट करके, जो अपना टारगेट है एग्जाम, जस्ट ज़्यादातर बच्चे पे नीट के बैठे हैं, हालांकि ये बच्चा तो जेईई का है ना। सो यहाँ पे अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो डेली गोल होता है, अभी जो हमारे पास टाइम बचा है, हमारे पास महीने 1.5 महीने का टाइम है, अगर आप डेली गोल बनाओगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपको ना कॉन्फिडेंस कम होने की कब होती होगी, जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप सुबह उठते हो और आपने कुछ प्लान किया और शाम होते तो वो प्लान हुआ नहीं पूरा, तो फिर लगता है यार आज तो इतना सोचा था ये भी नहीं हुआ। फिर ऐसा अगर लगातार हर दिन होगा तो एक टाइम आएगा कि फिर आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, फिर आपको लगेगा यार फिजिक्स नहीं ये तो आप मेरे से सवाल ही नहीं होते इससे। सो बेटर ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है अपना, जो नीट एग्जाम आने वाला है, उसके लिए अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। मैं कितना भी बोल दूँ लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। बेस्ट ये रहेगा आपके लिए कि आप डे बाई डे कुछ ऐसा करो कि आपका कॉन्फिडेंस पहले से अच्छा हो। जैसे मान लो कि जैसे जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था या जिस साल हम लोगों ने अचीव किया था सक्सेस लाइफ के अंदर, तो उस समय लास्ट मंथ में ये स्ट्रेटेजी था
कि अगर मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे को आइडिया नहीं इस चीज़ का, डर मेरे को भी लग रहा है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद मैं कुछ भी ज्ञान दे सकता हूँ वहीं पे भी कि मैं तो ये था वो था, बट रियलिटी कि जब मेरा हो रहा होता है, जब वो फेज चल रही होती है लाइफ की, तब डर सबको होता है। और उसमें मैटर करता है कि आप आज ऐसा गोल बनाओ कि शाम होते तो लगे यार आज मजा आ गया बस, है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, ज़्यादा कुछ और नहीं सोचना है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। बस सुबह उठ के कि भाई शाम तक मेरे को इतने चैप्टर्स करने हैं, इतने टॉपिक करने हैं, और वो एट एनी कॉस्ट वो आपका अचीव होना चाहिए। अगर आपने वो अचीव कर लिया तो मस्त सुकून वाली नींद भी आएगी और अगले दिन उठने का मन भी करेगा। और ये सेम गोल आप अगर रखोगे एग्जाम तक, तो आप जितना भी सोच रहे हो, मान लो कि आपको लग रहा है कि मेरे 600 में 720 में से मान लो मेरे 400 नंबर आएंगे, बहुत सारे बच्चों को लग भी रहा है, किसी को लग रहा होगा 450 आएंगे, किसी को 500 लग रहा, बट आपको जितना भी लग रहा है उससे आपके 30-40% नंबर ज़्यादा ही आएंगे। ये कन्फर्म, ये फैक्ट है, जो चीज़ें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जो हमने एक्सपीरियंस कर रखी है। और किसी को डाउट है तो बताओ। देखो इसका भी है ना, इसका भी एक रीज़न है। हाँ 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 बोलो, क्या आपस बोले एक बार। हाँ इससे ही तुम यही रहा करो, तुम जाया मत करो। इससे पता है, देखो इसको पता है क्या बोलते हैं, यही अपना बचपन है। अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि भाई एक मैच्योरिटी नाम की चीज़ बैठो, जैसे आपने बोलते ना कि मैच्योर हो गया या मैच्योरिटी आ गई, या जिस साल आपका सिलेक्शन होगा उस साल आपको मैच्योरिटी समझ आ जाएगी, बचपन में और इसमें ये डिफरेंस है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका गोल क्या था, आप सीकर क्या सोच के आए थे बताओ, और वो जो आपका एंड टर्म गोल है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कहीं आप उसको भूल भाल गए। तो या तो आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो घर वालों ने बोला कि भाई नीट की तैयारी करनी आ गए, यहाँ पे जे की करनी आ गए, खुद का कोई गोल ही नहीं है। तो मैं अगर आपको कोई खुद का गोल नहीं है और मैं और सर आपको कितना ही बूस्ट कर दें, एक टाइम के बाद आप नीचे आ जाओगे। सो सबसे मेन चीज़ है आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब ये हो गया कि इस साल नीट नहीं, आफ्टर नीट क्या करना है, उसके बाद करियर में क्या करना है। तो एक मोटा मोटा प्लान होना चाहिए मेरा कि मेरे को सीकर में 1 साल बिताना था, इसके बाद मेरे को यहाँ जाना है, फिर ये करना है, ये करना है। तो अगर आपका ऐसा गोल रहेगा तो ना तो वो आपको सोने देगा, और ना कभी ऐसा होगा कि आपको सुबह मोटिवेशन आ रहा है शाम तक खत्म हो रहा है, कभी नहीं होगा। तो वो गोल आपका शायद कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो, तो वो आपको अगर याद आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि है ना, आप बोल रहे हैं कि किसी को कोई अर्ली बर्ड होता है, कोई रात का उल्लू होता है। तो सर अगर किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो क्या वो सही है क्या? हाँ, इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखो एक बात होती है, बायोलॉजी के बच्चे इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे सेट करते हो ना, वो वैसा ही आपको सपोर्ट करती है। जैसे बहुत लंबे टाइम से कोई आदमी सुबह जल्दी उठता है, मुझे जल्दी सुबह क्लास पढ़ाने की आदत है, लंबे टाइम से ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो एक परफेक्ट टाइम पे बिना किसी अलार्म के, बिना किसी इंडिकेशन के मैं अपने आप उठ जाता हूँ। ठीक है, उस टाइम मेरा दिमाग और मेरा शरीर जितना आराम उसको चाहिए होता है वो पूरा कर चुका होता है और मैं अपने आप ये कर लेता हूँ। तो सबसे पहली और बड़ी जरूरत होती है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखने की। रात को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आपका दिमाग रात को अच्छा काम करता है, या फिर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, आप ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, तो रात को आप पढ़िए। लेकिन आप ये बात जरूर अपने दिमाग में रखें कि नीट का एग्जाम जब होगा तो वो भरी दोपहरी में होगा, है ना। 5 मई को एग्जाम होगा, ऐसे सेंटर्स होंगे, ऐसी जगहों पे आप जाएंगे जहां बहुत अच्छी तपती गर्मी में बहुत अच्छे क्लासरूम्स भी नहीं होते। सरकारी स्कूल्स में सेंटर बहुत जगहों पे, ऐसी जगहों पे आते हैं जहां बेसिक जो नीड्स हैं आपकी कई बार तो वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरीके से सेट करके रखें कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप लेस एक्टिव नहीं हो जाएं। आपको रात को देर तक पढ़ने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, और दिन में आपको खाना खा के खूब सोने की आदत है, तो एग्जैक्टली उस टाइम आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उस 2 बजे से लेके 5 बजे के 20 मिनट तक के टाइम पीरियड में, वो जो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम पीरियड है, उसमें जितना एक्टिवली आप कर सकते हैं उतना ही आप अपने आप को कागज पे उतार सकते हैं। और उस कागज पे उतारने का मतलब OMR सीट में सर्कल डार्क करना है, पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना है, और वो ही आपको अलग आपको पता है एंट्री दिलवाएंगे। देखो नीट का एग्जाम जो होने जा रहा है, लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आप में से कितने बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं? मतलब हम थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक वे में बात करते हैं, ये सब तो चल रहा है साथ साथ। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? जैसा सर अभी कह रहे थे, किसी बच्चे को ही लगता है 400 स्कोर है, किसी को लगता है 450 है, किसी को लगता है 550, किसी को 600, किसी का 650 भी आ रहा होगा और कोई 700 भी अचीव कर रहा होगा। आप अपने दिमाग से सबसे पहली ये बात निकाल दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। अब आप ये कहोगे कि सर कहना बहुत आसान होता है, निकलता नहीं है दिमाग से ये कि 700 आएगा कि 550 आएगा कि 600 आएगा, कि इसको दिमाग से कैसे हटाएं। इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप जब किसी भी टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग
सबसे पहले तो ये जज करिए कि कौन सी चीजें आपको शार्प तरीके से, सही तरीके से आपको नहीं आ रही थी। उन चीजों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए फटाफट उसको रिवाइज करिए। किसी भी तरीके से आपको उसकी किसी की हेल्प लेनी पड़े, कोई फ्रेंड उससे हेल्प ली, टीचर से हेल्प ली, कैसे भी आपने किया, जैसे ही आप कर लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अभी जो बात हो रही थी ना मोटिवेशन की, कि पहले मोटिवेटेड रहते हैं, सुबह आते हैं, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता चला जाता है, शाम को गायब हो जाता है और अगले दिन क्लास में आते हैं, टीचर के सामने खड़े होते हैं तो फिर से आ जाता है। तो वो मोटिवेशन इसीलिए गायब होता है। मोटिवेशन को टिकने के लिए एक बेस चाहिए होता है ना। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी चीज है, मोटिवेशन परमानेंट चीज है ही नहीं। मोटिवेशन परमानेंट कब हो सकता है, मोटिवेशन आपका अपना कब हो सकता है, जब आपके पास उसको टिकाने के लिए, उसको रोकने के लिए धरातल हो, बेस हो। और वो बेस कब आएगा, जब आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करोगे। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास ये टास्क था, ये काम था, मैंने ये किया और आपने वो काम किया, तो वो डेफिनेटली मोटिवेशन भी टिकेगा। अब बिना आधार के अगर मोटिवेशन को आप टिकाना चाहते हो तो वो नहीं रुकता है, वो जल्दी भाग जाता है, वो जल्दी चला जाता है। तो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए आप ये करें। दूसरा मैं आपको कह रहा था, ये जो लास्ट टाइम है, इसमें आपके एफर्ट्स जो हैं वो पहले से 4 गुना होने चाहिए। अगर आज भी आप रूटीन में जैसे सेशन में पढ़ते हैं, एक चैप्टर को लेके बैठे 2 दिन तक, वो पूरा आपसे हो नहीं रहा है, या उसी लेजीनेस के साथ, उसी लेस एफर्ट्स के साथ, उसी मतलब एक तरीके से जो है ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप वही चीजें वैसी की वैसी करते जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर पहले अगर आपको रिवाइज करने में 1 दिन लगता था, तो वो चैप्टर 1 दिन में नहीं, अब आपका रिवीजन जो टाइम जो है ना वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो जाना चाहिए। क्योंकि 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन पे जब हम जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन काफी उसका रिड्यूस हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी काफी बढ़ती है। हमारा दिमाग जो है ना वो अपने आप कंसंट्रेट करता है चीजों को। ठीक है। रही बात डिस्ट्रैक्शन की, अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो क्लियर कर लो, ये जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई भी तुम्हें जो अपने लक्ष्य से भटका रहा है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये अभी आ रहा है, ये चला जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं रुकेगा। तुम्हारे साथ अगर रुकेगी तो तुम्हारी अपनी सफलता, तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ा होगा तो तुम्हारा अपना काम, तुम्हारे अंदर का अगर कुछ बोलेगा या तुम कभी कुछ अगर जिंदगी में कर पाओगे तो वो तुम्हारा अपना काम किया जो कितना ईमानदारी से तुमने किया है। ठीक है ना। तो मोटिवेशन की आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए। हाँ, एग्जाम का टाइम है, थोड़ा डल फील करते हैं, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता, या कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं, तो अपने टीचर से मिलिए, अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ बैठिए, थोड़ा टाइम निकाल के पॉजिटिव गॉसिपिंग कर लीजिए। कोई परेशानी इस बात से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रोग्रेस में कहीं भी थोड़ा बैकलॉग आता है या पीछे जाती है तो उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा ये समझ लीजिए कि मैं 2 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, ये कर नहीं पाया, इसलिए नहीं हो पाए, कारण ढूंढ लीजिए और अब इनको इसलिए ठीक कर लूंगा मैं। बस कसम खा लो, पिछले टॉपिक में कोई एक टॉपिक आपने मान लो एग्जाम दिया, आपने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पेपर दिया और उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कसम खा के बैठ जाओगी अगली बार गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। अब तुम ऐसे झूठी कसमें और खाते रहो तो बात अलग है, कसम सच्ची खानी पड़ेगी। ठीक है। और कई बार आपके जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, इधर उधर के कई सारे लिंक, कनेक्टिविटी आपकी, उसकी किसी की खा लो कसम, किस गलत नहीं होने दूंगा। उसको भी बता दो कि तेरी कसम इस बार गलत नहीं होने दूंगा। कैसे गलत होता है। अच्छा, तुम तो कह रहे हो कि वो डिस्ट्रैक्शन लाता है, वो भी तुम्हें पढ़ने में हेल्प करेगा कि भाई तू पढ़, इसको ठीक कर, मेरी कसम खा के बैठा है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें मैं और ऐड करता हूँ ना। जैसे अभी देखो, ऑनेस्ट अगर आंसर दो तब तो पूछो, फिर करोगे आंसर। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे इस रूम में अभी जो जिनको पढ़ते हुए कई बार थॉट्स आ जाते हैं, कुछ भी रैंडम? सबको आते हैं। तो पढ़ते हुए इसका मतलब नॉर्मल इंसान हो आप। नॉर्मल लोगों को आते हैं, एबनॉर्मल लोग होते हैं उनको नहीं आते। हाँ, अब इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ। इसका मतलब नॉर्मल हो आप। जैसे मान लो कि एक वर्ड अपन बोल सकते ओवर थिंकिंग, ऐसा कितने लोग करते हैं? हाँ, तो अब इसको खत्म तो कर नहीं सकते, है ना। इसको कम करने के कुछ तरीके बताता हूँ मैं, जो आपको इस समय सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं जैसे मान लो फिजिक्स लेके बैठा हूँ और सिंपल थ्योरी रीड कर रहा हूँ, है ना, फॉर्मूला रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम में बोलते हैं ना कि फॉर्मूला पढ़ो, चीज़ें याद रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ये सब बोलते हैं, हम वो कर रहे हैं। बट करते करते कहने के लगता है यार नंबर तो आ ही नहीं रहे, तो फिर वहाँ से फिर वो मन खराब होता है और फिर वहाँ से पढ़ना ही छोड़ देता है उस चीज़ को। तो ओवर थिंकिंग वाला पोर्शन सबके साथ होता है और इवन इस टाइम में मेजॉरिटी ऑफ द जनता के साथ होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है और शायद इसी के कारण सिलेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर अपने को बात करनी चाहिए। इसका एक शानदार सॉल्यूशन है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे मैं हाथ में अगर पेन लेके बैठा हूँ और पेन मेरा चल रहा है, उस समय दिमाग इधर उधर की नहीं सोचेगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन वही अगर मैंने पेन को साइड में कर दिया और मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक, कुछ भी रीड कर रहा हूँ, तो रीड करते हुए पक्का वो कुछ ना कुछ सोचेगा, और वही सोचेगा जो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो सोच नहीं सकता।
पॉजिटिव में फिर वो ये सोचेगा कि मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर वहाँ जाके मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये भी सोचता होगा, है ना। बट सच बात ये है कि इस समय ना तो अगर आप, जैसे अभी जस्ट इस क्लास से पहले मैं सिर्फ पढ़ा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जेई वाली क्लास थी, तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर आईआईटी में जाने के बाद में क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें पूछ रहा था वो। और मैं उनको क्लास में रिवीजन करवा रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन करते करते मैं जस्ट क्वेश्चन दिया और वो 100 सवाल पूछ रहा है जो कॉलेज जाने के बाद की बातें। हो सकता है ऐसे में आप भी लोग कुछ, हो सकता है कि यूट्यूब पे जाके जस्ट एक वो क्या बोलते हैं उसको यार, रिव्यूज़, कि एसएमएस जयपुर का रिव्यू क्या है, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे बच्चे कैसे हैं, रैगिंग होती है नहीं होती है, हम वो वाले वीडियोस भी देखते हो। ऐसा भी हो सकता है जब पढ़ाई में सवाल नहीं हो रहा हो, फिजिक्स का सवाल नहीं हो रहा हो, कि चल यार थोड़ा टाइम पास करते हैं। सो बेसिकली इस समय जो आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन होगा, जो मुझे भी लगता है, वो ये है कि आप अपने आप को क्वेश्चन के आंसर तक लिमिटेड रखो। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो उसका आंसर कैसे लाना है उस तक सोचो, तो आप बहुत दिन में बहुत कम टाइम आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाओगे। और जितना आप क्वेश्चन के आंसर तक नहीं सोचोगे वो तभी होगा जब सिर्फ आप आई रीडिंग करोगे, सिर्फ आंखों से पढ़ रहे हो। तो हो सकता है कि बायोलॉजी हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री हो सकता है फिजिक्स हो, ट्राई करो कि एटलीस्ट आपके पास रफ कॉपी और पेन रहे, और आप अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो पेन लेकर रफ कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। एक छोटी सी कहानी यहाँ पे शेयर करता हूँ। पिछली बार 2 भाई बहन थे यहाँ पे, विनीत और प्रिया नाम से। मैंने क्लास में भी बताया था कई बार, बट कुछ बच्चे नए उनके लिए बता देता हूँ कि प्रिया छोटी थी उन दोनों भाई बहन में से, और उसका सिलेक्शन फिर भी हो गया था। 667 मार्क्स आए थे उसके, और उसको अभी एम्स में है वो किसी राजस्थान से बाहर। सो मुद्दे की बात ये है कि उसका सिलेक्शन हुआ था, बट उसके बड़े भाई का नहीं हुआ था। बट उन दोनों की एक हैबिट थी, जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आपके काम आएगी। लंच के बाद दोनों बैठते और एक A4 शीट खाली पेपर लेते, खाना खाया, A4 का खाली पन्ना लिया और उसमें पूरे शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, बिना कॉपी के और बिना पेन के, मतलब उसके कॉपी के नहीं है और मतलब कुछ देख नहीं रहे, दिमाग से रिकॉल कर रहे हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने जो भी पढ़ा उसके अंदर क्या क्या चीज़ मेरे को टफ लगी वो भी उस शॉर्ट नोट्स में आ गई, क्या मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। तो एटलीस्ट एक चैप्टर को उन्होंने पूरे दिन भर की समरी को समराइज कर दिया उस पेज के अंदर। तो आप ये चीज़ करो, आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी और आपको डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको ये फील भी होगा, अरे यार मेरे को इतना सब पता है, आज मैंने पूरे दिन भर में ये पढ़ा, आज मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा। ये चीज़ आपको इस समय करनी चाहिए। देखो एक चीज़ समझते हैं, जैसे अभी तू 12th में आया अभी है ना, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ बेट, जैसे कई बार क्या होता है, ये 12th वाले बच्चों पे ही काम करेगा, तो मैं बाकी लोगों पे काम नहीं करेगा। जैसे कोचिंग की जब भी स्टार्टिंग होती है, नया बैच बनता है, नए एडमिशन्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में सिलेबस कम होता है पेपर में, और सिलेबस कम होता है तो उसमें जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाया, अब एक चैप्टर के ऊपर टेस्ट आएगा और वो अभी आपका जोश भी हाई है क्योंकि अभी आपका जस्ट स्विच हुआ है कि हाँ भाई मैं नया साल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस समय तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहने वाला है, प्लस कोचिंग के जो पेपर बनेंगे वो भी ईजी होंगे। शुरुआत के पेपर में 1-2 चैप्टर आने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका हाई है क्योंकि आपके सामने पूरा साल पड़ा है। दूसरा पेपर लो बनेगा क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग करनी है, पेपर स्टार्टिंग में आपको हार्ड दे नहीं सकते, तो नो डाउट आपके फर्स्ट पेपर में मार्क्स ज़्यादा होंगे ही, बट रियलिटी तो आपको सामने तब आएगी जब पेपर थोड़ा आगे बढ़ेगा, 2-3 पेपर हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, तो वो चीज़ नॉर्मल है, उसकी टेंशन मानने की जरूरत नहीं है। वो बस ये देखो कि साल भर का एवरेज क्या रहा है, या मैंने अगर 6 महीने पढ़ लिया तो 6 महीने में मेरा एवरेज क्या रहा है। अगर मैं 300 नंबर का पेपर 6 महीने से दे रहा हूँ तो मेरा स्कोर क्या वो 150 के पार है या नीचे, हो सकता है किसी एक में 200, किसी में हो सकता है 100 हो, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं, वो नॉर्मल है, उसका टेंशन मत लो। बाकी दिल दिमाग से मजबूत होता ना आदमी तो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। बिल्कुल, है ना, इधर से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप करने के आए थे ये हमेशा याद रखो, सबसे पहली बात। अच्छा, जब भी आपको याद आता है तो आपको खुद पता लग जाता है, आप जज कर लेते हो कि हम करने तो क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। तो पहले काम की बात तो ये है कि हमेशा जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन आए, जब भी आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हो, तब ये ज़रूर पता करो कि आप क्या करने आए थे और आप क्या कर रहे हो। और फिर देखिए, जैसा मैंने पहले आते ही आपको कहा था ना कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमें हमेशा मोटिवेट करती हैं। कोई इंसान दुनिया में ऐसा होगा, कोई बात दुनिया में ऐसी होगी, कोई दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण कोई होगा, कोई ऐसा इंसिडेंस होगा, कोई ऐसा इवेंट होगा जो आपको ज़रूर मोटिवेट रखता है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमेशा अपने जहन में रखिए, जो अपने घर परिवार में, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में या कहीं किसी पिक्चर में कहीं भी आपने देखी और सुनी हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास हमेशा इस स्तर का होना चाहिए। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, न जाने मेरी जीत तुझ पे कब से उधार है। अच्छा, जीत
आपकी कब होगी? आप 5 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो दुनिया आपको पूछेगी, ठीक है, हर कोई आपसे पूछेगा। अब हो सकता है हर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता होगा, हर कोई आपका जो डेली रूटीन है उस पर किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क भी लगाता होगा, आपकी एक्टिविटीज पे भी क्वेश्चन मार्क लगते होंगे। बाकी सब छोड़िए, घर परिवार के लोग जो हैं वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते होंगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं जब आपके पास सफलता होती है। जब सफलता आपके पास होती है तो वो ही लोग आपकी इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें तो पहले ही पता था कि बहुत पोटेंशियल है इसमें। आपके जो अच्छे आलोचक होते हैं ना, आपके जो अच्छे आलोचक होते हैं, याद रखिए अगर आपने अपनी जिंदगी में सही काम किया तो आपके बड़े प्रशंसक होंगे आने वाले समय में। आपके अच्छे आलोचक ही सदैव आपके अच्छे प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि आपके आलोचकों को सबसे ज्यादा आपके बारे में पता होता है। इतना पता होता है जितना आपको खुद को भी आपके बारे में पता नहीं है। इसलिए आपकी प्रशंसा ज्यादा अच्छा वही कर सकते हैं, आपकी तारीफ के पुलिंदे वही बांध सकते हैं जो आपकी बहुत सारी बुराइयां पहले कर चुके हैं। ठीक है, अपने आप को साबित करने के लिए पढ़िए, अपने आप को स्थापित करने के लिए पढ़िए, दुनिया में अपना अस्तित्व बनाने के लिए पढ़िए। और ये सदैव याद रखिए, एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है ना, MBBS में जाता है, तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलती। हमने ऐसे ऐसे रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं बेटा, सब कुछ बदल जाता है, चकाचौंध इतनी बढ़ जाती है उनकी। जैसे ही वो ग्लोबलाइज्ड होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे उनकी अप्रोच होती है, तो आने वाले टाइम में घर परिवार सब बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। तो जिंदगी बदलने के लिए पढ़ना आपको। जैसे आपका अभी देखो क्या होता है कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ मोटिवेट किया, ठीक है, तो उससे कई बार एक जाना अनजाना प्रेशर भी आता है। कई बार ऐसे भी लगता है कि यार अब सब कुछ बोल दिया सब लोगों ने, अब मेरे को तो और अच्छा करना है, तो उस टेंशन के चक्कर में जो कर रहे होते हैं उससे भी नीचे आ जाते हैं। सो फाइनली वहाँ पे एक स्टेटमेंट काम करेगा, आप बस इतना अच्छा कर लो इस साल कि ड्रॉप नहीं करना पड़े नेक्स्ट ईयर। कई बार क्या होता है ऐसे दिमाग में चलता है कि इस साल नहीं तो अगले साल ड्रॉप पे ड्रॉप करते हैं अपन, तो उसके पीछे मेंटलिटी, अगर मान लो कि मैं ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ दोबारा, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा है कि यार इस साल कहीं ना कहीं मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो नहीं दिया तो हो सकता है मैं नेक्स्ट अच्छा दूंगा। और सही बताऊँ तो जो आपकी तैयारी का टाइम होता है नीट वालों का, वो ये लास्ट के ये वाला टाइम ही होता है। इस समय अगर आप बोलो कि लास्ट के जो 1.5 महीने हैं वो आपके शुरुआत के 3-4 महीने के बराबर है। तो अभी आप इतना अच्छे से पढ़ लो, आपके नंबर क्या आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नीट में नहीं होगा तो ज़िंदगी खराब भी नहीं होगी। देखो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि नीट है तो ज़िंदगी है, नीट नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सारी बकवास भी होती है। तो इतना भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट मत कर लो कि भाई नीट के चक्कर में मर ही जाए, समझ में आ रही बात? बट इतना जरूर कर लो कि यार ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और इसके लिए मैं जितना अपना 100% दे सकता हूँ, जितना जोर लगा सकता हूँ, बस ये आर या पार है। एक बार जोर लगा दिया, पूरा जितना लगाना है। जब यहाँ से मैं 6 मई को जाऊँ तो मेरे को एटलीस्ट इतना बस रहे दिमाग के अंदर कि यार जितना था सब लगा दिया भाई, अब हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो लाइफ में नई शुरुआत करेंगे। बस ये नहीं होना चाहिए यार ये एक सवाल गलत हो गया, बस थोड़ा और पढ़ लेता तो ये भी सही हो जाता। वो काश वाली फील नहीं होनी चाहिए, वो लाइफ में वो गिल्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं थोड़ा और, वो गिल्ट ही आपको बार बार ड्रॉप कराता है। तो जितना अच्छा कर सकते हो, ये 1.5 महीने का टाइम है, चाहो तो 4 घंटे सो लो, चाहो तो 3 घंटे सो लो, चाहो तो रात काली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मरोगे नहीं तुम, है ना। बट ये सब अभी कर लो, आप एग्जाम से 1 वीक पहले सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। उस समय फिर आपस में रूटीन सही कर लेंगे, जैसे सर बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लेंगे, वो सब ठीक है। तो अभी एटलीस्ट एक तो ये काम करो कि जो तुम्हारा टाइम एग्जाम का, जो रियल टाइम जिस समय एग्जाम होता है, उस समय अपने आप को पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्विंग में बिजी रखो, ताकि तुम्हारा दिमाग उस समय सवाल करने वाली फॉर्म में रहे। और इतना बेस्ट करो कि बस खत्म है, बस अब जितना करना कर लिया, अब नेक्स्ट से कुछ और देखेंगे, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कुछ और खेतीबाड़ी करेंगे अपन। समझ में आ गई की बात? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट यार।